नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे प्रेस पर, चूंकि आज 16 नवंबर है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। कह सकते हैं कि आईना दिखाने के बजाय आज आईना देखने का मौका भी है, दस्तूर भी है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी पत्रकार संदीप पौराणिक जी, और टेलीफोन लाइन पर स्काइप से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जी रीवा से, और इंदौर से अरविंद तिवारी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, दरअसल मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरी उम्र 50 के पार है, और मैं जिस दौर में पत्रकारिता में आया था वो शायद बहुत पवित्रता का दौर था, और कह सकते हैं कि तब मीडिया या पत्रकारिता मंदिर में हुआ करती थी। मेरी बात से इत्तेफाक रहेंगे अरविंद जी भी और जयराम शुक्ल जी भी, कि मीडिया उस वक्त 85 की बात है जब मैं पत्रकारिता में आया, मंदिर से शुरू हुई, और वो पत्रकारिता बहुत माफ़ी के साथ अपने साथियों से भी और अपने पेशे से भी, कि वो मंदिर से पहुंच गई है मुजरे खाने तक। लेकिन ये बातें बहुत सारी हैं, पत्रकारिता पर आरोप भी बहुत लगते हैं, उसकी गिरावट की बात भी होती है, और लोग ये भी कहते हैं कि समाज में गिरावट है तो पत्रकारिता में भी आएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समाज में अगर गिरावट आती भी है तो पत्रकारिता में नहीं आनी चाहिए। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब पत्रकारिता के नाते हमको प्रिविलेज मिलता है तो फिर हमको इस भीड़ से अलग भी होना चाहिए, क्योंकि शक्ल दिखाने का हम काम करते हैं। लेकिन जयराम शुक्ल जी, आज शक्ल देखने का मौका भी है। आपकी राय कि आखिर ये पत्रकारिता कहाँ से शुरू हुई थी? हिमालय से। लोग पत्रकारिता अखबार में छपे पर विश्वास करते थे, और लोग ये भी कहते थे जब मैं छोटा था कि अखबार पढ़ा करो, मैगजीन पढ़ा करो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। इसमें जो लिखा होता है वो बहुत आपका जीके बढ़ाने वाला होगा, वो सच्चाई बताने वाला होगा। आपकी राय कि आखिर ये पत्रकारिता जो आई है उसमें लोग खंबे तो नोच ही रहे हैं इस चौथे खंबे को देखकर, लेकिन इसमें खिसियानी बिल्ली कौन है? आपकी राय। जयराम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, जयराम शुक्ल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे हमारा भी कनेक्शन जुड़ने वाला है दोबारा से। संदीप जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सब कुछ घटित हो रहा है उसमें हंसने के लिए तो कुछ बहुत नहीं है, लेकिन हम रो भी नहीं सकते, हमारी दिक्कत यह है। और अगर रोना शुरू करेंगे तो लगता है कि आंखों में आंसू भी कम हो जाएंगे। जो दशा और दुर्दशा है, आपकी राय। राघवेंद्र जी, वाकई में आज से 3 दशक पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता काफ़ी बदल चुकी है। पहले लोग लिखे पर भरोसा करते थे जी। अब लोग दृश्यों पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये दौर बदल रहा है। लोगों को लगता है कि कहीं कोई फेक तो नहीं आ गया। पहले फेक का दौर नहीं था, फर्जी खबरों का दौर नहीं था, कम था लेकिन बहुत कम था। आज पत्रकारिता को लेके सारे हमले जो होते हैं वो पत्रकारिता पर होने लगे हैं, सवाल लोगों के उठने लगे हैं। मैं पत्रकारिता की इस स्थिति के लिए एक बड़ा दोष मानता हूं जो हमारे वर्तमान दौर के कर्णधार लोग हैं, जिनके हाथ में कमान है। वास्तव में वो ऐसे लोगों को जगह दे रहे हैं जिनके अंदर पत्रकारिता की समझ ही नहीं है। सवाल ये रहता है राघवेंद्र जी कि जब भी पत्रकारिता या कोई भी पेशा हो, जब उसमें अनाड़ी लोग, अनजान लोग की भरमार हो जाती है तो वो खुद घिर जाती है। वर्तमान दौर में भी पत्रकारिता के साथ यही हो रहा है कि ऐसी पीढ़ी का प्रवेश हो रहा है जिसके पास ना तो स्किल है, ना उसे सिखाया जा रहा है। यही कारण है कि पत्रकारिता में ऐसा नहीं है कि सब गड़बड़ लोग हैं या वो हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन अब संख्या ऐसे लोगों की बढ़ रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारों पर हमले और पत्रकारिता पर हमले कुछ ज्यादा हो रहे हैं। जी, जयराम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरविंद तिवारी जी और शुक्ला जी, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरविंद जी, नमस्कार। मुझे लगता है कि अभी भी, चूंकि इंदौर और रीवा का मामला, हालांकि जो तकनीक है उसने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी दिक्कत से जोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन संदीप जी, सवाल यही है कि जिस पत्रकारिता को लोग मंदिर में देवी की तरह मानते थे, कि आप ये देखिए कि जब कहीं किसी का कुछ नहीं होता है तब वो व्यक्ति अखबार के दफ्तर या मीडिया हाउस में आता है
और कहता है कि मेरी कोई पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है, कलेक्टर मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, या सरकार में मुझे नहीं सुना जा रहा है, मेरी मदद करिए, और फिर वो चीज़ अगर टीवी पर दिखाई जाती है, अखबार में छापी जाती है, तो उस पर प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, और कई बार उसकी मदद भी हो जाती है। तो अभी भी ये भरोसा तो है लोगों का, लेकिन जो आपने कहा कि इसमें बहुत ही नौसीखिए लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो नौसीखिए आ रहे हैं गलती उनकी नहीं है। मैं इसके लिए सिर्फ एक किस्सा सुनाऊंगा, बहुत छोटा सा, संक्षेप में, कई बार उसको मैंने दोहराया भी है, कि एक कवि सम्मेलन हो रहा था। उस कवि सम्मेलन में एक कवि कविता पढ़ रहा था, सामने बैठे श्रोता उठे और उनके पास एक लठ था जो सिर के ऊपर इतना लंबा चौड़ा वो डंडा लेके आए थे, और जब कविता पाठ हो रहा था तो वो लठ लेके सामने मंच के टहलने लगे। कवि को लगा कि शायद कविता पसंद नहीं आई, उन्होंने दूसरी कविता सुनाई, तब भी वो नहीं बैठे, तो उन्होंने श्रृंगार रस की सुनाई कि शायद ये अब बैठ जाएंगे, फिर वीर रस की सुनाई, हास्य पर आए। इसके बाद जब वो थक गए तो उन्होंने पूछा कि महाराज आपको मुझसे क्या दिक्कत है, आप बैठते क्यों नहीं हैं? उसने कहा नहीं, तू तो पढ़े जा, मैं तो उसे देख रहा हूँ जो तुझे लेकर आया है। तो जो नौसीखिए लोग हैं उनकी दिक्कत नहीं है। सवाल वहीं से शुरू होता है कि जब मीडिया मिशन था, अब वो इंडस्ट्री हो गया है, और जब इंडस्ट्री हुआ तो पेशे में गिरावट आई, और इसको लोग धंधे से जोड़कर देखते हैं कि इसमें नफ़ा नुकसान क्या हो रहा है। आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले अगर हम 15-20 साल पीछे जाएंगे तो अखबार के मालिकों के बिजनेस नहीं हुआ करते थे, कोई धंधे नहीं होते थे, लेकिन होता यह था कि वो सिर्फ संपादक पर छोड़ते थे, और संपादक अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करता था और टीम को साथ लेकर। मुझे लगता है कि जयराम जी से हमारा संपर्क जुड़ गया है। जयराम जी नमस्कार। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां थी कि उनके कोई अखबार के जो मालिक हुआ करते थे, जो उसके निकालने वाले होते थे, चाहे वो हम आज तक की बात करें मीडिया हाउस में, चाहे हम नई दुनिया मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, नवभारत टाइम्स, जो हालांकि वो उद्योगपतियों का अखबार हुआ करता था, लेकिन लोग अखबार पर भरोसा करते थे। अब दिक्कत ये आ गई है कि जो मीडिया के लोग हैं उनको पत्रकारिता से कम मतलब है, उनको बिजनेस से मतलब ज़्यादा हो गया है। और ये जो आज का दिवस है वो उसी दिन को याद करने के लिए नहीं है कि हम पहले कैसे पत्रकार थे और अब कैसे होते चले गए। इसको कैसे रोका जा सकता है, बहुत कठिन काम है, लेकिन ये हम ही लोगों में से लोग मिलकर करेंगे। आपकी इसमें क्या राय है? राघवन जी, संपादक नाम की जो संस्था हुआ करती थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। उसकी जगह मैनेजर ने ले ली है, और जब मैनेजर आ जाता है तो वो चीज़ों को मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है। पत्रकार और संपादक का काम लेखन से होता था और जनता की बात वो करता था। ये बात सही है कि आज भी भरोसा करते हैं लोग, अखबारों में छपती है, टीवी पर दिखती है, और लोगों की समस्याओं का निदान हो जाता है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जो लोग की पोस्ट पर बैठे हैं, बड़ी जगह बैठे हैं, उन्हें अपने काम की शैली को और मजबूत करना पड़ेगा। उन्हें मैनेजर बन के काम नहीं करना पड़ेगा, उन्हें संपादक की भूमिका निभानी पड़ेगी। और संपादक जब काम करता है तो आप ये मानिए कि उसके अंदर कितनी भी कमियां हों, वो कोई भी मैनेज करना चाहता हो चीज, लेकिन खबर जनता के पास जाता, क्योंकि वो जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकता। आज जरूरत इस बात की है कि पत्रकार, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसे बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, उसे बताया जाए। आज क्या है कि जो खबरों की दौड़ है उसमें गुम गई हैं चीजें, बहुत सी भाषा भी घूमती जा रही है। आप एक संदीप जी, मैं रुकूंगा, हमारे साथ जयराम शुक्ल जी जुड़ गए हैं। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मुश्किल से सही, लेकिन आपसे संपर्क हो गया है। जो आज नेशनल प्रेस डे है, ये रस्मी तौर पर तो मनाया जाता है, लेकिन जो कुछ आज आपने आर्टिकल भी लिखा है, ये जो खिसियानी बिल्ली की तो आपने बात नहीं की, खिसियानी लोग लिखा है, लेकिन मीडिया पर खिसियानी लोगों की बातों में क्या सच माना जाए, क्या गलत माना जाए, जो परेशानियां हैं, जो कुछ लिखा है, उसके बारे में आपकी राय? देखिए, क्या है कि मीडिया के विश्वसनीयता का संकट आज के समय बहुत महत्वपूर्ण है जी। जो सबसे बड़ा ये है, जो सबसे बड़ा सवाल है उसकी विश्वसनीयता का है। हम यदि कुछ लिखते हैं, उसका मैनिपुलेशन ऐसा होता है कि यदि किसी के पक्ष में जाता है तो हम उसके आदमी हैं, और यदि किसी के पक्ष में, तो एक तो ये पक्षधरता को लेके पत्रकार को पक्षकार साजिशन बना दिया गया जी। वो सत्य बात भी करता है तो उसकी व्याख्या एक पक्षकार के रूप में कर दी जाती है। एक बड़ी समस्या ये है। यद्यपि हम
जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है उसके बारे में उस लेख का जो कंटेंट्स है कि हमने कहां से शुरुआत की थी और आज कहां पर खड़े जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि आज मीडिया किन के हाथों में है। मीडिया ऐसे लोगों के हाथों में है जो सत्ता के स्टेक होल्डर हैं, जो सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। सत्ता इनकी आए, सत्ता उनकी आए, लेकिन मीडिया किसी न किसी तरीके से उसका स्टेक होल्डर बन जाता है। जी, वजह पराश्रिता है। जो मीडिया के घराने हैं वो विशुद्ध रूप से मीडिया के लिए नहीं है, उनके और दुनिया भर के धंधे हैं। वो सब कारपोरेट ग्रुप हैं, उनके तमाम कल कारखाने हैं, आयात निर्यात के बिजनेस हैं, बड़े टाइकून हैं, तो वो सत्ता को भी प्रभावित करते हैं। तो उसके लिए एक ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसी के हम पत्रकार लोग एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। जब आम धारणा अभी भी आजादी के पहले के पत्रकारों की निष्पक्षता और तेजस्विता को लेकर बनी हुई है। दुर्भाग्य से आम जनता नहीं जानती कि ये जो कागज की स्याही है या जो कंप्यूटर है, ये इसमें जो कुछ भी हम बोलते हैं ये हमारा अपना कुछ नहीं होता है। हम एक पपेट की तरह हैं। मीडिया का जो घराना है जिस तरीके से वो उंगलियां चलाता है और कठपुतली में नचाता है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं और ब्लंटली कहा करता हूं और उनके मुंह में भी कहा कि रवीश कुमार जी न्यूज में आए तो क्या उस तरीके से बात कर सकते हैं, या पुण्य प्रसून जी न्यूज में को छोड़ दिया, उनका तो कहीं ठौर ठिकाना है नहीं। ये सुधीर चौधरी एनडीटीवी में जाके क्या जी न्यूज की तरह बात कर सकते हैं? एक्चुअल में जो जी न्यूज के मालिक हैं या जो एनडीटीवी के मालिक हैं या अन्य अखबार और मीडिया घरानों के जो मालिकान हैं, उनके नीति नियंता हैं, वो जिस तरीके से कहते हैं, जो उनकी स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं वही पब्लिक के सामने आती हैं और उसी के आधार पे एक पत्रकार को लेके धारणा बनती है। हम रवीश को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो सुधीर को उसके रेसिप्रोकल ये बोलते हैं कि ये सत्ता का पिट्ठू है। दरअसल वो पत्रकार हैं और उस एजेंडे पे काम करते हैं जिस एजेंडे में उनके मालिकान कहते हैं। बिल्कुल। मैं अभी पाठकों और व्यूअर्स को अच्छे से समझ में नहीं आई और वो अपेक्षा करता है आज की तारीख में पत्रकारों से कि जो पराड़कर की पत्रकारिता थी, गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता थी, मदन मोहन मालवीय की पत्रकारिता थी, आजादी माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता थी, तो ये जो पराभव आया है इसको बचाए रखने की आज के तारीख में सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल, आपने लिखा भी है और हम लोग इसकी चर्चा भी करते हैं कि अरविंद जी इस बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे कि एक किस्सा जरूर लिखा है जयराम जी ने अपने आर्टिकल में कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्री उद्योगपति वो पहुंचते हैं कहाँ, वल्लभ भवन में, मंत्रालय में, किसी भी राज्य के हो सकते हैं वो, कहीं किसी भी, और वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने के लिए वो 4 घंटे बैठते हैं और उनको मिलने का वक्त नहीं मिलता, जबकि वो कार्यक्रम तय करके आए थे, समय लेकर आए थे। लेकिन उसके समय वो देखते हैं कि कई लोग आ रहे हैं जो सीधे बिना किसी पर्ची के पीएस के रूम में घुस रहे हैं, फिर निकल के जा रहे हैं। वो वहाँ चपरासी से पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं जो बिना किसी पर्ची के सीधे कक्ष में दाखिल हो तो निकल जाते हैं। वो चपरासी कहता है कि साहब ये पत्रकार लोग हैं, प्रेस के लोग हैं। तभी वो उद्योगपति तय करते हैं कि उनको भी एक मीडिया हाउस शुरू करना है। जो मीडिया हाउस वाला मालिक, जो उद्योगपति 4 घंटे बैठकर बिना मिले चला जाता है, यहीं से पत्रकारिता की गिरावट शुरू होती है। वो उद्योगपति अखबार शुरू करते हैं, मीडिया हाउस शुरू करते हैं और इज्जतदार पत्रकारों को अपने यहाँ नौकरी देते हैं और फिर उसके बाद वो पीएस जिसके यहाँ वो 4 घंटे इंतजार करके भी नहीं मिल पाए थे, वो पीएस और उस पीएस के विभाग के मंत्री उनके घर और दफ्तरों में आने लगते हैं। गिरावट मुझे लगता है अरविंद जी यहां से शुरू होती है, क्योंकि फिर वो जो पत्रकार है जिसने 25 साल में 30 साल में ईमानदारी से लिखकर, सत्य लिखकर पत्रकार इज्जत कमाई है, वो उस उद्योगपति के साथ अपनी उस इज्जत का, उस ईमानदारी का सौदा शुरू कर देता है। आपकी राय, क्योंकि गिरावट का मूल स्रोत वही लगता है मुझे। हमेशा बात करते रहे, आपने बिल्कुल सही कहा है कि गिरावट का पहला बिंदु यही है। और हम देख रहे हैं पिछले 15-17 सालों में, आदरणीय जयराम जी यहाँ हैं हमारे साथ, पिछले 15-17 सालों में यही एक ऐसा बिंदु रहा है जो जिसके चलते लगातार गिरावट आती गई। हम देखते हैं ना, आप देखिए जब से औद्योगिक घरानों का
मीडिया इंडस्ट्री पे कब्जा हुआ है, मीडिया इंडस्ट्री का स्वरूप ही बदल गया है। ये एक जमाना था मतलब कि इंदौर में यदि नई दुनिया अखबार में 4 लाइन छप जाती थी तो खलबली मची रहती थी, और मतलब जिस विषय से संबंधित वो खबर रहती थी या जिस विषय से संबंधित वो मुद्दा रहता था उस पर कहीं ना कहीं एक आध दिन में निर्णय हो जाता था। इंदौर में अरविंद जी, खबर तो बड़ी बात है, पत्र संपादक के नाम पे 4 लाइन छपती थी, लेटर टू एडिटर, उस पर भी लोगों की पूछताछ होती थी और पेशियां हो जाती थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पत्र संपादक पे यदि पत्र छप जाता था और कोई मुद्दा उठ जाता था तो वो उस पे भी बिल्कुल निर्णय होता ही था। और हमने तो देखा है ना, मतलब इंदौर में मैं तो बहुत छोटा था उस दौर में देख रहा हूँ कि जब तक मीडिया घरानों को जब तक मिशन के रूप में काम होता रहा, मैं तो नई दुनिया का मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि नई दुनिया इंदौर के कई परिवार ऐसे, हजारों परिवार ऐसे हैं जो आज भी नई दुनिया को ये मानते हैं कि शहर का अखबार है, हमारे दुख दर्द में सहभागी है, हमसे जुड़ी यदि कोई बात है, ये अगर कोई हम परेशान है तो नई दुनिया हमारे मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा। क्योंकि वो जो तीसरी पीढ़ी है ना जो नई दुनिया को देख रही है, उनके घर में अपने दादाजी पिताजी को देखा तो वो एक वो था मन में कि यार हाँ ये अखबार शहर का प्रतिनिधि अखबार है। उसके बाद जो हम दौर अभी पिछले 15-17 साल का देख रहे हैं ना, अब नई पीढ़ी का, जैसे मेरे घर में ही मैं कभी कभार ही मेरे बच्चों को अखबार पढ़ते हुए देखता हूँ। नई पीढ़ी का तो अखबार से वास्ता, मोबाइल पे लैपटॉप पे वो अखबार पढ़ लेते हैं, पोर्टल्स पे खबरें चेक कर लेते हैं। तो लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना, वास्तव में जब से ये इंडस्ट्रियल हाउसेस, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग इस मीडिया इंडस्ट्री में आए, ये यहाँ पर पतन की शुरुआत हुई और वो लगातार, आप जो बोल रहे हैं ना, अभी विधानसभा अध्यक्ष इंदौर प्रेस क्लब के कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि हम अखबार पाठक के लिए निकाल ही नहीं रहे, हम अखबार ग्राहक के लिए निकाल रहे हैं। मैं इसी पर आता हूँ, ये मुद्दे की बात है। आप और हमने भी एक ही संस्थान में काम किया कई सालों तक, मैं उसका भी बात करूंगा। मेरा तीनों साथियों से सवाल रहेगा कि पहले अखबार निकलते थे, मीडिया चलते थे गरीबों की आवाज़ के लिए, मजबूरों की आवाज़ के लिए, जो मजलूम थे उनके दुख दर्द को बताने के लिए। लेकिन अब पत्रकारिता में एक बात शुरू हो गई कि हम किसी गरीब की बात को क्यों छापें, क्यों दिखाएं, क्योंकि वो हमको बिजनेस नहीं देता, वो हमारा अखबार नहीं देखता, वो हमारा चैनल नहीं देखता। यहाँ से बात शुरू हुई है। आपको जानकर हैरत होगी, हालांकि हम सबका उन सब बातों से साबका पड़ा है, कि एक बार जब मैं अखबार में प्रिंट मीडिया में काम कर रहा था तो मुझे कहा गया कि अगर किसी झुग्गी में कोई हत्या होती है तो वो पेज नंबर 7 पर जाएगी, और अगर अमिताभ बच्चन को जुकाम भी होता है तो वो पेज नंबर 1 पर जाएगा, क्योंकि वो एलिट क्लास है और उसे हमारे पाठक पढ़ते हैं। और जो जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना तो वो हमको विज्ञापन देता है, ना वो हमारा अखबार खरीद कर पढ़ता है। आप सच मानिए संदीप जी, जयराम जी और अरविंद जी, मैं एक हफ्ते तक सदमे में रहा कि मैं यह बात अपने साथियों को कैसे बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति की, गरीब आदमी की हत्या होती है तो उसको आप अंदर खबर छापिए, जबकि गरीब आदमी की हत्या होने से उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है, क्योंकि कमाने वाला वही होता है। अमीर के यहाँ जान जाना सबका दुखद है, मौत बहुत दुखद होती है। अमीर के यहाँ अगर कोई मृत्यु होती है तो उसके पास पैसा होता है, उसको संभलने का मौका होता है। लेकिन किसी गरीब की अगर हत्या हो जाए, मौत हो जाए, तो परिवार बिखर जाता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, बेटी की शादी रुक जाती है, गरीब माँ बाप की दवाइयाँ बंद हो जाती है। तो जब संवेदनहीनता का लेवल ये हो तो फिर दिक्कत आती है। संदीप जी, आपकी इस पर टिप्पणी, और फिर मैं टिप्पणी के लिए आऊँगा जयराम जी के पास। राघवन जी, पहले अखबार गरीब का या सामान्य आदमी का प्रतिनिधि होता था, उसका नेता होता था, उसकी सरकार होता था। उसे ये लगता था उसने जो बात अखबार में आ गई उसका निदान हो जाएगा। मैं एक चीज साझा करना चाहूंगा, मैं भी किसी समय एक टीवी में काम करता था, टीवी चैनल में। बुंदेलखंड में 1400 लोगों ने आत्महत्या की। उस चैनल ने वो खबर दिखाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम रोती हुई तस्वीरें नहीं दिखा सकते। और उसकी डिमांड थी, वहां राजू श्रीवास्तव आए हुए थे बुंदेलखंड में, तो राजू श्रीवास्तव की उन्हें खबर चाहिए थी, क्योंकि वो कहते थे उससे टीआरपी बढ़ती है। तो ये जो पत्रकारिता की गिरावट है हाउसेस की, जैसे तिवारी जी ने कहा, जयराम जी ने कहा, कि मालिकान दूसरे तरह के हो गए हैं, यही कारण है कि आज पत्रकारिता यहां आगे खड़ी हुई है और हम और आपको उस पर चिंता जतानी पड़ रही है। जयराम जी, गरीब से सरोकार खत्म हो रहा है और धंधे से जुड़ गया है। हंसती हुई तस्वीर चाहिए। बेशक आप ये छापें, क्योंकि जब मैं नई दुनिया में था और संपादक
मदन मोहन जोशी थे तो उन्होंने कहा था कि फ्रंट पेज पर हम गैस कांड में रोती बिलखती तस्वीरें नहीं छापेंगे, इसको अंदर छापेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि खबर को ब्लैकआउट करेंगे या उसको माइल्ड करेंगे। लेकिन अगर गरीब की मौत होती है तो वो अंदर जाएगी और किसी अमीर को जुकाम होता तो फ्रंट पेज पर जाएगा। मुझे लगता है कि ये ही पूरी पत्रकारिता को गिरावट का एक सबसे बड़ा नमूना है, उदाहरण है। आपकी राय? ट्रेंड सेट हो गया है। आप जिसकी बात कर रहे थे, जिस संस्थान की, उसमें हम भी मीटिंग में जब रहते थे तो इस तरीके की बातें आती थी जी कि टारगेट ग्रुप है। हमारे टारगेट ग्रुप में गरीब नहीं है, हमारे टारगेट ग्रुप में बड़ी गाड़ियों में चढ़ने वाले लोग हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग हैं, और यहाँ तक कि आज भी बड़े प्रिंट मीडिया के बड़े घरानों में घोस्ट राइटिंग होता है। हम अमिताभ बच्चन का एक लेख चाहिए तो अमिताभ बच्चन के नाम से एक लेख बनेगा, फिर उनके सेक्रेटरी के पास जाएगा, वो दस्तखत कर देंगे, हाँ ओके। ऐसे कई घोस्ट राइटिंग से मैं गुजरा हूं, 2-3 साल गुजरा हूं और देखा हूं नाम तो हो रहा है अमिताभ बच्चन का। उस समय जो बड़े नेता थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से लेख छपे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के नाम से। ये भी एक जमाना था कि एक रिपोर्टर भी संपादकीय पेज में यदि अपनी भावना व्यक्त करे तो लेख के रूप में वो छप जाता था। और बहुत सारे अखबार में हमारे जैसे लोग भी देशबंधु की छत्र छाया में जब रिपोर्टर थे तो संपादकीय पेज में लेख छपते थे। वो महान थे, मायाराम सज्जन जी, ये बाबू लाभचंद छजलानी और नरेंद्र तिवारी जी, लोग जो अपने रिपोर्टर्स को इतनी हाइप देते थे और ये मानते थे कि हमारा रिपोर्टर जो है कि वह उसमें ये ज्ञान, ये दमखम है कि संपादकीय पेज में छप सकता है। सौभाग्य से अंग्रेजी पत्रकारिता में ये है, अभी भी अंग्रेजी पत्रकारिता में रिपोर्टर्स को आप संपादकीय पन्ने में विशेष संवाददाताओं के और संवाददाताओं के लेख पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सत्यानाश हिंदी और भाषाई पत्रकारिता अखबारों का हुआ है, भाषाई में तो मैं बहुत ही आता, हो सकता है कि साउथ के अखबारों में इस तरीके की तवज्जो इज्जत मिलती हो। आज स्थिति ये है कि हिंदी का जो पत्रकार है अच्छे से अच्छा लिखे, बेहतर से बेहतर लिखे। आज लिखने पढ़ने वाले कोई नहीं है, कट पेस्ट की संस्कृति चल रही है, 2 पैसे का पारिश्रमिक देने वाले नहीं है कोई। आज हिंदी के पत्रकारिता की ऐसी वक्त नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग करके जी सके। लेकिन उसके रेसिप्रोकल आप देखेंगे कि अंग्रेजी पत्रकारिता में अभी भी ये हया बाकी है और वहां पे लिखे हुए शब्दों की कीमत वो अदा करते हैं। मैं मूल्य की बात नहीं करता, मैं कीमत की बात करता हूँ। बड़े बहुत सारे मापदंड बदल गए हैं। दूसरी चीज ये है कि पत्रकारिता को जानबूझ के बेलगाम किया गया। मैं कहता हूं कि जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जब वो सर्टिफाई करता है तब एमबीबीएस वाला डॉक्टरी करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो सर्टिफिकेट देता है, सनद देता है, तो हम वकालत करते हैं। टेक्निकल काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है, फार्मेसी की काउंसिल है, प्रेस काउंसिल भी है। लेकिन पत्रकारिता कोई भी कर सकता है, पत्रकार कोई भी हो सकता है। आज दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुस्तान के संविधान में पत्रकार नाम की और पत्रकारिता नाम का कोई अनुच्छेद नहीं है। बिल्कुल आम आदमी को धारा अनुच्छेद 19(1)A में जितने अधिकार है वही पत्रकार को है। तो आज जिसके पास एंड्रॉइड फोन है वो पत्रकार है, वो ब्रेकिंग दे रहा है, वो आपका किसी चैनल का लोगो लेके लोगों को चमका रहा है। कोई मापदंड नहीं है। जब तक कि संविधान में पत्रकार और पत्रकारिता परिभाषित नहीं होगी, उसके अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक हिंदुस्तान में वही पत्रकारिता बनाना रिपब्लिक जैसे है। मतलब एक अराजक स्थिति के दौर से गुजर रही है और इसकी स्थिति और भी अराजक होने वाली है। आप ये मान के चलिए। आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अरविंद जी, नियम कायदे पहले भी शायद नहीं थे, लेकिन पत्रकारिता तब भी उच्चता के बहुत ऊंचे मापदंडों को छू रही थी, पराकाष्ठा पर थी। जो मेडिकल काउंसिल की बात शुक्ला जी कर रहे हैं, जरूरी है, प्रेस काउंसिल कमजोर है, ये सबको पता है, लेकिन मेडिकल के डॉक्टर भी क्या करते हैं ये सबको मालूम है। बिना नियम कायदे के भी पत्रकारिता जयराम शुक्ल जी ने बहुत अच्छी की है, मायाराम सुरजा जी ने अच्छी की है, राजेंद्र माथुर जी ने अच्छी की है, राहुल बारपोते जी ने अच्छी की है, प्रभाष जोशी जी ने अच्छी की है, माखनलाल जी ने, ये अपन 100 नाम गिना सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, चूंकि वक्त खत्म हो चला है धीरे धीरे, कि जिन लोग जो बात करते हैं पत्रकारिता में आकर पैसे कमाने की,
आज मैं अपने जूनियर से बात कर रहा था कि आप पैसे तो कमा सकते हैं, इतना आप ईमानदारी से कमा सकते हैं कि आपका घर चल जाए, आप भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन दिक्कत कब आती है कि जब हम अपने बच्चे का जन्मदिन होटल ताज में मनाना चाहते हैं, आप घर में केक काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ईमानदारी से और अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। दिक्कत ये हो गई कि अब पत्रकारिता में भी पंख लग गए हैं, लोग जो जितनी काबिलियत है उससे ज़्यादा चाहते हैं और उसके लिए वो पत्रकारिता को इतर रखकर कई लानत मलामत झेलने के बाद वो झूठ और सच छापते हैं, जो सबको पता है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन वो घटित हो गया है दिखाते हैं, और जो घटित हो गया है उसको नहीं दिखाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसकी भी दिक्कत है, और कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं वो भी पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। पत्रकारिता उनके लिए मिशन नहीं है, पैसे कमाने का एक जरिया है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। देखिए राघवेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस दिन कोई नौजवान, ज्यादातर ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं जी, सिटी रिपोर्टर बनता है जयराम जी, वो ये मान लेता है कि अब उसे कहीं कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल वो पूरी तरह परिपक्व हो चुका है। वो जिस तरह का व्यवहार करता है, जिस तरह का उसका आचरण रहता है, जिस तरह का प्रदर्शित करता है, और जो उसकी बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा रहती है, उससे लगने लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं होगा। और मैं देख रहा हूं कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, जिनके बारे में हम कहते थे कि बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी जो है इस प्रोफेशन से बाहर हो गए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो आपने और हमने जिस तरह के संपादकों के साथ काम किया, वैसे अब संपादक भी नहीं है, जो कि अपने एक नए नवेले रिपोर्टर को ग्रूम करने या डेस्क पर आए नए व्यक्ति सब एडिटर को जिस तरीके से ग्रूम करते थे। मैंने देखा है भास्कर और नई दुनिया में कि आपको नौकरी की शुरुआत प्रूफ रीडर से करनी पड़ती थी, प्रूफ रीडिंग से, उसके बाद आपको सब एडिटर लेते थे, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग में लेते थे। और रिपोर्टिंग में अब आप देखिए, मतलब मैं उदाहरण कई बार मैं देखता हूँ, मैं जिस संस्था में मैं हूँ उसमें और जिस प्रेस क्लब का मैं अध्यक्ष हुआ, कई बार देखता हूँ कि जो नए रिपोर्टर है वो पूछते रहते हैं, अगर इंदौर में कोई घटना है तो पूछते हैं, सर ये स्थान कहाँ होगा। अरे आपको जब शहर का भूगोल के बारे में जानकारी नहीं मालूम है, शहर के लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप आखिर पत्रकारिता करेंगे कैसे। ये जो बेसिक चीजें हैं ना साहब। और दूसरा बिल्कुल सही बात उठी है जो जयराम शुक्ला जी ने बोली है कि बिल्कुल इतनी महत्वाकांक्षा आदमी सोचता है कि मैं थोड़े समय में सब कुछ हासिल कर लूं, इसलिए वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। और इस मेहनत नहीं करना चाहता तो सबसे आसान जो रास्ता रहता है उसकी ओर वो अग्रसर होता है, और उसका आश्चर्य क्या है, ये हम अनेक मौकों पर देख चुके हैं। बिल्कुल अरविंद जी, समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं अंतिम बात पौराणिक जी कहना चाहूँ। पौराणिक जी बहुत 20-30 सेकंड में, क्योंकि इसके बाद हम बातचीत आगे शायद नहीं बढ़ा पाएंगे। आपकी अंतिम राय। राघवेंद्र जी, वाकई में ये दौर कठिन है पत्रकारिता के लिए भी, लेकिन एक संस्था की जो मैंने बात की है, संपादक संस्था जो खत्म हो रही है, उसे फिर जिंदा करने की जरूरत है, ताकि पत्रकारिता अपने मापदंड स्थापित कर सके। कुल मिला के कह सकते हैं कि संपादक जो मैनेजर बन गए वो दोबारा संपादक बने। और एक चीज और मैं जरूर जोड़ूंगा कि समाज का असली लीडर तो पत्रकार होता है, सिर्फ वो कमाने की ज्यादा इच्छा ना रखे, पेट उसका वैसे ही भर सकता है। उसको सूफी होने के साथ साथ थोड़ा सा आध्यात्मिक भी होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कमाएंगे तो वो बहुत ज्यादा कमाया हुआ पैसा किसी और तरीके से दूसरे रास्ते से चला जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, और कोई दिक्कत आएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे पेशे को आपको मिशन के रूप में भी देखना चाहिए और आध्यात्मिक रूप में भी देखना चाहिए। ये सब कुल जमा बात थी, और हम सब ने आज आईना दिखाने के बजाय आईना देखा है, इसलिए, और आप सब ने दिखाया भी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।